एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, आज के टॉप 5 कंटेंट में आपका स्वागत है। एवरीवन, हम लोग बहुत ही सीमित कंटेंट पे बात करते हैं। क्योंकि हमें फिल्टर्ड मैटर चाहिए होता है। साथ ही साथ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस को टच करें मैटर, सिर्फ उन पे हम लोग बात करते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज पे, खबरों पे बात नहीं करते हैं। ठीक है। सो टॉप 5 जो कंटेंट रहते हैं उसमें से जो पहला आज का टॉपिक है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। ओके, यह रक्षा मंत्रालय के भी तहत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम जब इस टॉपिक पे बहुत व्यू पे जाएंगे, बहुत एक एनालिटिकल एनालिसिस हम करेंगे, तो पता चलेगा कि ये आईआर का भी टॉपिक हो जाता है। सब उतने लंबे व्यू पे नहीं जाते, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। ओके, सो पहले तो बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। ओके, तो देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, यह नवरत्न कंपनी है। यह नवरत्न कंपनी है। क्लियर। इसमें और क्या जान सकते हैं? तो इसका स्थापना जो है वह 1940 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। ओके, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। देख, बेसिक हमने जान लिया कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वह स्थापना कब हुआ, किस कैटेगरी की कंपनी है। ये पीएसयूज है, सरकार की बहुत लोकप्रिय यह पीएसयूज में आती है। ओके, और क्या काम करती है? ओके, तो ये हवाई संयंत्र बनाती है। अगर आप इसको मोटा मोटा बात करें तो ये एयरक्राफ्ट्स के कंटेंट बनाती है, तब इसको मान लो कि ये हवाई संयंत्र बनाती है। ओके, ये हवाई संयंत्र बनाती है। क्लियर। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, किस देश को, तो वह देश का नाम है गुयाना। ओके, उस देश का नाम है गुयाना। अब आते हैं एनालिसिस पे। सो भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, जो उनकी साझेदारी में एक नया चरण है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। एवरीवन, इसको आप आईआर से भी जोड़ के देखना। ओके, आप आईआर से भी जोड़ के देखना कि जो गुयाना है, ओके, गुयाना, साथ ही साथ भारत के संबंध को आप रिलेट करके देखना। ठीक है। यह पहल रणनीतिक सहयोग के माध्यम से गुयाना के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वेनेजुएला और सूरीनाम के बीच स्थित पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश गुयाना दक्षिण अमेरिका में एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है। तो आप समझ गए कि हम किस द्वीप की बात कर रहे हैं, किस द्वीप में भारत अपना संबंध को एक अच्छे संबंध के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो यहां से आप आईआर के कंटेंट को कवर कर सकते हैं। ठीक है। गुयाना की सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में ब्राजील, पश्चिम में वेनेजुएला, पूर्व में सूरीनाम से भूमि साझा करती है। सो ये जो कंटेंट है एवरीवन, यहां से मैटर पूछा जा सकता है। पता चला कि हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में जान रहे हैं और मामला यहां से पूछ लिया कि जो गुयाना है, गुयाना के जो साथ में सीमा साझा होता है उसमें से कौन सा सागर है, तो याद रखना अटलांटिक महासागर। ओके, तो थोड़ा सा आप मैप के आधार से भी कंटेंट को लेकर चलो, क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम का जो आज का नजरिया है वो बिल्कुल बदल चुका है। तो अपने को बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके कंटेंट को इकट्ठा करने की कोशिश करो आप। चलो, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो। क्या है कैलिस्टो? ठीक है। सो देखिए, जो कैलिस्टो है यह चंद्रमा है। अब बात आएगी किसका, तो ये बृहस्पति का। ओके, यह बृहस्पति का चंद्रमा है। ओके, अब कैलिस्टो जो नाम है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के पास ऐसे चंद्रमा का ढेर लगा पड़ा है। ओके, तो थोड़ा सा कंटेंट को प्लीज आप माइंड रखना। एक छोटा सा बेसिक मैटर को जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं मुद्दे पे। ठीक है। देखिए, ये हमारा सूर्य है। ठीक है। सूर्य से बात करें कि बृहस्पति किस नंबर पे है, तो देखिए मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ओके, फिर सैटर्न है, उसके बाद फिर जुपिटर आता है। तो सूर्य से
जो बृहस्पति है वो 6वें नंबर का ग्रह है। ओके, तो थोड़ा सा आप ये भी मैटर याद रखना। और सूर्य के पास सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका नाम बुध है, मरकरी। ओके, तो थोड़ा थोड़ा मामले को आप याद रखना, ठीक है। और अर्थ की अवस्थिति भी आप याद रखना। ओके, सो ये चर्चा में क्यों आया है कैलिस्टो? कैलिस्टो पे ना ओजोन पाए जाने की बात कही गई है। ओके, ओजोन पाए जाने की बात कही गई है। ओजोन का जैसे ही नाम आता है बिल्कुल हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे, अगर हम बात करें अपने सौरमंडल की, अपने वायुमंडल की, अपनी इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये तथ्य है ओजोन। एक्चुअल में होता क्या है, जो सूर्य है, सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रा जो वायलेट किरणें होती हैं, वो हमारे अगर पृथ्वी पर सीधे सीधे आ जाए तो हमारे ह्यूमन बॉडीज के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे कृषि के लिए, हमारे मानव शरीर के लिए वो सही किरणें नहीं होगी। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो सीधे सीधे कैंसर के कारक होती हैं। ओके, त्रासदी के कारक होती हैं, हमारे कृषि के लिए बिल्कुल वो निगेटिव इंपैक्ट डालेंगी। ओके, तो जो ओजोन लेयर होता है समताप मंडल में, जो ओजोन एक पतली सी लेयर होती है, जो ओजोन लेयर होती है, यहां से जो किरणें आ रही होती हैं, इन किरणों को फिल्टर कर देती है, सोख लेती है और कुछ ही किरणों को अंदर आने देती है जो कि पृथ्वी पर आती है, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो थीन होता जा रहा है, ठीक है। कुछ अनवांटेड गैसेज हैं पृथ्वी पे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, जिनको पाकर के, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस रूप में जो बात करते हैं, तो वो गैसें क्या कर रही हैं कि ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसको पाकर यहाँ पर इसका लेयर और पतला होता जा रहा है। तो जो यहाँ से यूवी किरणें आ रही हैं सूर्य से, वो फिल्टर्ड ना होकर कुछ किरणें अब पृथ्वी पर भी आ रही हैं। इससे हो क्या रहा है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है आज के समय में। ओके, असहनीय धूप आज के समय में हो रही है, क्योंकि वो जो किरणें हैं वो फिल्टर्ड नहीं हो पा रही हैं। पहले होता क्या था, कुछ ही मात्रा आता था किरणों का, अब क्या हो रहा है, उनका मात्रा बढ़ चुका है। ओके, अब समुद्र का जो पानी है वो लेयर बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो ऐसे कारण है। तो ओजोन जो गैस है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहां पे इसका नाम आता है, थोड़ा सा जो साइंटिस्ट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इसके जानकारी के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। तो मामला देखिए पूरा का पूरा ये है। सो हाल ही में खबरों में रहा जो कैलिस्टो एक चंद्रमा है। यह किस ग्रह का चंद्रमा है? सो बृहस्पति का चंद्रमा है। ओके, चलिए आते हैं मुद्दे पे। सो शोधकर्ताओं को बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं, O3 ओजोन के प्रमाण मिले हैं, जिससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है। अध्ययन में परावैंगनी विकिरण के तहत सल्फर डाइऑक्साइड से बने SO2 एस्ट्रोकेमिकल्स बर्फ के रासायनिक विकास पर केंद्रित है। मई 2023 तक बृहस्पति के 80 से 95 ज्ञात चंद्रमा है। इसलिए मैंने बोला कि नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे चंद्रमा ढेरों पड़े हैं बृहस्पति के पास, ठीक है। तो अगर हम मई 2023 तक का बात करें तो बृहस्पति के पास आज के समय में 80 से 95 ज्ञात चंद्रमा है। सबसे बड़े जो 4 हैं उसमें आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। क्लियर? तो ये नाम आप प्लीज याद रख लेना कि आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये शुरुआत के 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं। उसके बाद इन चारों को मिलाकर 80 से 95 तक चंद्रमा के अपने बृहस्पति के अपने मून हैं। ओके, इन 4 चंद्रमाओं को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि उन्हें 1610 में खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ओके, तो थोड़ा सा मैटर को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ओके, मुद्दा चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो बृहस्पति का चंद्रमा है कैलिस्टो, वहां पर O3 पाई जाने की बात कही गई है, ठीक है। ओजोन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन ग्रहों को हानिकारक परावैंगनी यूवी किरणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन परत भूमि के समताप मंडल के निचले हिस्से में जमीन से लगभग 15 से 35 किमी के ऊपर पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। हानिकारक परावैंगनी
को अवशोषित करता है और इसे सतह पर पहुंचने से रोकता है। मैंने वही बात किया कि जैसे ये सूर्य है, सूर्य से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, इसमें बहुत सारी अनवांटेड किरणें होती हैं, नकारात्मक किरणें होती हैं। जो ओजोन लेयर होता है ये बहुत पतली सी लेयर होती है, यहाँ पे सारी किरणें आते तो जरूर हैं, ठीक है, लेकिन ओजोन क्या करता है, पूरे किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देता है, कुछ ही किरणें यहाँ से फिल्टर्ड होकर आती हैं। ओके, तो एक 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 फिक्स टेम्परेचर कारक के रूप में काम करता है पृथ्वी पर। लेकिन जब ये थीन हो रहा है ना, अब आज के समय में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके कारण से ये जो परत है ये बहुत ज्यादा थीन हो रहा है, जिससे कि अब रेज की संख्या बढ़ चुकी है पृथ्वी पर, जिसको पाकर अब ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन बॉडीज पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है उसका सीधा सीधा ही कारण है। एक तो है कि अनवांटेड गैसें पृथ्वी पर उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ जो यूवी रेज हैं वो फिल्टर अब नहीं हो पाकर सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये मामला है क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, आज के समय में ऐसा हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट कंटेंट इसलिए हो जाता है कि अभी तक इस कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ओके, उस कंट्री का नाम है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, याद रखना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, याद रखना, ठीक है। सो जुडिथ सुमिनवा तुलका जिन मिशेल समा लुकोंडे के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। राष्ट्रपति फेलिक्स की इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने एक अभियान का वादा पूरा किया है। ओके, कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये कंटेंट आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो कांगो गणराज्य है, ठीक है, भौगोलिक पृष्ठभूमि में कहां पर है, तो याद रखना यह मध्य अफ्रीकी एक देश है। इसकी सीमा गैबोन, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, काम्बिडा के अंगोला वाह्य क्षेत्र और गिनी की खाड़ी से मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनपुट हो जाते हैं। देखिए, इसको मैंने अलग लाइंस, ये अलग कलर से भी डिनोट किया है ताकि आप इसको हाईलाइट के रूप में समझो और अपने नोट डाउन कर लो अपने नोटपैड में। यहां से ये जो है ये मैप वाली जानकारी है। ओके, ये मैप वाली जानकारी है, मामला यहां से पूछा जा सकता है अगर टिपिकल क्वेश्चंस को बनाया गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये ऑटिज्म जो है एक बहुत ज्यादा, जब एडिटोरियल को हम एनालिसिस करते हैं तो कहीं कहीं इसको आप मानसिक विकार के भी रूप में बात करते हैं लोग। एक्चुअल में ऐसा देखा होता नहीं है, कोई रोग नहीं है, ठीक है। जब समय के साथ बच्चे का जो मानसिक विकास है वो समय के साथ नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो ऑटिज्म के कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा किसी को देख रहा है तो एकटक देख रहा है, ठीक है, क्लियर। कोई काम कर रहा है तो वो कर रहा है थोड़ा सा, जो कह सकते हैं कि उसका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है उम्र के साथ उसका जो मस्तिष्क है उसका जो ऑपरेशन है वो टैली नहीं खाता है, ठीक है। समय के साथ चीजें कभी कभी सही हो जाती, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि कोई ऑटिज्म का शिकार भी है। ओके, तो ये कोई विकलांगता नहीं है, ये कोई विकार नहीं है, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये चलाया जाता है और चलाया जा रहा है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है, तो ऑटिज्म पे हमने बात कर लिया कि ऑटिज्म है क्या। अब आते हैं मुद्दे पे। सो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को जीवन में सुधार लाने, उनके मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की वकालत करता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित यह दिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था।
ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका दिमाग अन्य लोगों से अलग तरीके से काम करता है या कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। ऑटिज्म के लक्षण तब देखे जा सकते हैं जब आप बहुत छोटे हो या बड़े होने पर भी इसका पता नहीं चल जाता। यदि आप ऑटिज्म हैं तो आप पूरी जिंदगी आर्टिस्टिक रहेंगे, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा उम्र के साथ जो आपका मस्तिष्क है उसका विकास नहीं हो पाता है, थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक है, तो इसके अवेयरनेस के लिए यह पहल शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट है कठिया गेहूं। ये नाम याद रखना, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, यूपी को कई जोन में बांटा गया है, तो बुंदेलखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लीजिए यूपी के पेपर में या संबंधित किसी भी पेपर में कठिया गेहूं ना पूछकर पूछ लिया बुंदेलखंडी गेहूं को जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, तो याद रखना वहां पे कठिया गेहूं की जगह बुंदेलखंडी गेहूं भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंट, तो थोड़ा सा मामला को मैटर करना। ओके, सो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्वदेशी गेहूं किस्म कठिया गेहूं ने भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल टैग के रूप में इसको जाना गया है। ठीक है, कृषि मान्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसने एक विशिष्टता हासिल की है जो कि क्षेत्र के कृषि महत्व को उजागर करता है। ठीक है, भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करें तो पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश 69 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। याद रखना आज के समय में उत्तर प्रदेश के टोटल 69 ऐसे उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और इस नंबर के साथ यूपी भारत में पहले नंबर पे जीआई टैग उत्पादों में चल रहा है। ठीक है, कि सूची में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है, वाराणसी शहर इकलौता ऐसा जगह है जो कि मल्टीपल जीआई टैग हासिल कर चुका है। अगर नंबर में बात करें तो 30 से ज्यादा या 30 नंबर तक हो चुका है, तो ये भी विशेषता आप याद रखना। ठीक है, वाराणसी एक ही भौगोलिक स्थान में जीआई टैग वाले सबसे अधिक उत्पाद करने वाले देश के जगह के रूप में उभरा है। वाराणसी में बनारस ठंडई, बनारस सहनाई, बनारस तबला, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ती चित्र आदि को लेकर टोटल 30 प्रमाणित उत्पाद हो चुके हैं। ठीक है, जीआई टैग एवरीवन क्या होता है? जब हम किसी भी उत्पाद को जीआई टैग देते हैं तो एक प्रकार से उस उत्पाद को हम एक कॉपीराइट अधिकार के रूप में, आप सिंपल समझो कि उस उत्पाद का नकल नहीं किया जा सकता, उस उत्पाद को कहीं और से नहीं बेचा जा सकता उसी के नाम से। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है, तो कोल्हापुरी चप्पल को कोल्हापुरी के टैग से, अगर उसको कोल्हापुरी का जो चप्पल है तो उसको जीआई टैग दिया गया है। अब वो बनारस से कोल्हापुरी चप्पल को उत्पाद नहीं कर सकते हो, आप जरूर लाके बेच सकते हो लेकिन उत्पादन नहीं कर सकते हो। उसका उत्पादन होगा तो महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप ये समझो कि जीआई टैग जब भी किसी उत्पाद को दिया जाता है तो उस विशेषता जो वो जो स्थान होता है उस उत्पाद का रिलेशन उस स्थान से हो जाता है। और किसी को क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस वस्तु का जो भी वस्तु, जैसे कठिया गेहूं है, तो कठिया गेहूं को जब जीआई टैग दिया गया तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कठिया गेहूं के नाम को प्रोत्साहन मिला, इस गेहूं के किस्म को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ ये जगह जो है बुंदेलखंड, इससे जुड़े जो किसान है इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो लोग इसमें संबंधित लोग हैं इस उत्पादन से, उनको भी गर्व होगा कि हमारे उत्पाद को जीआई टैग मिला है, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। ठीक है, समय सीमा की बात करें तो जीआई टैग एक उत्पाद पर लगभग 10 साल तक रहता है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। चलिए, सो भौगोलिक संकेतक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो भौगोलिक संकेतक टैग कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं को दिया जाता है जो कि निश्चित क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। उत्पादों का निर्माण या उत्पादन चिन्हित क्षेत्र में किया जाएगा, उनमें क्षेत्र को विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता होगी। मैंने वही बात किया कि जो सामान जिस स्थल से जीआई टैग घोषित कर दिया गया उसका निर्माण अब उसी स्थान से होगा।
किसी और स्थान से आप उस नाम का उत्पादन नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ गए मामला। ठीक है, जैसे मैं अब छोटा छोटा बात कर, जैसे बनारस पान है, ठीक है, बनारसी पान, ओके, बनारसी पान है, ओके। अब बनारसी पान जो है बेचा तो कहीं भी जा सकता है, बनारसी पान बेचा कहीं जा सकता, लेकिन अगर बनारसी पान का जो पत्ता है अगर उसको जीआई टैग बनारस में दे दिया गया तो ये पत्ता सिर्फ बनारस में उत्पादन किया जा सकता है, बेचा तो अंतरराष्ट्रीय रूप में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब इस किस्म के पत्ते को आप कहीं भी उगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको जीआई टैग वो प्रतिष्ठा नहीं मिला है जो कि बनारस में उसको दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े लोगों को और इस जगह को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, सो किसी उत्पाद पर जीआई टैग उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, यह दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को भी रोकता है। संसद ने 1999 में भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम पारित किया था। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार हैं। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु में है। ओके, जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद 2003 में दार्जिलिंग चाय है। ओके, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, आप इसको भी आप याद रख लेना। सो एवरीवन, टोटल 5 जो कंटेंट थे हमने उस पर बात किया। अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग एनालिसिस का लगता है तो प्लीज छोटा सा आप जरूर शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।